अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसका नाम आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा ये जो टॉपिक है ये हमारे पास पेपर के हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम एक और नई चीज समझें। देखो बेटा, तीन चीजें होती हैं: सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम क्या चीज होती है? वो चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, दैट इज नोन एज सिस्टम। अगर आप इस वक्त बैठ के बुक देख रहे हैं या फोन देख रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में जो फोन है इस तक आपके ऑब्जर्वेशन है सारे के सारे, आपकी कंसंट्रेशन सारी की सारी इस तरफ है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो सिस्टम है वो क्या बन गया? फोन। दूसरी चीज आपके पास क्या होती है? सराउंडिंग। अब इस सिस्टम को छोड़ के, इस फोन को छोड़ के जो भी चीज होगी दैट इज नोन एज सराउंडिंग। तीसरी चीज होगी आपके पास बाउंड्री। अब वो चीज जो आपके फोन और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी दैट इज नोन एज द बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज बनती है। बहरहाल, तो आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम की दो टाइप्स होती है, एक होता है आइसोलेटेड और एक होता है नॉन आइसोलेटेड। अब आप लोगों को याद हो अगर कोविड 19 में एक बात सामने आई थी कि वो लोग जिनको कोविड हो चुका है, जिनको कोरोना हो चुका है, उनको वो आइसोलेट कर दिया जाता था। उनको आप लोगों ने देखा होगा, क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो उसका मतलब ये होता था कि अब उनको अलहदा कर दिया गया, अब उनसे उनसे किसी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं करना, उनसे किसी किस्म की बात नहीं करनी, उनके करीब भी नहीं जाना। तो इसको कहा करते थे क्वारंटाइन या आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है बिल्कुल अलग कर देना, बिल्कुल अलहदा कर देना। ठीक है, तो ये चीज कहलाई जाती है कि ये आपके पास है आइसोलेशन। बिल्कुल उसी तरह से है आपके पास सिनेरियो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे न्यू आप समझ सकते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर जिसके अंदर आपने गैस मॉलिक्यूल्स है या गैस भरी हुई है, उसको आपने एक ऐसी जगह पर रखा हुआ है जिस जगह का ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या सीन है? अब सीन ये है बेटा कि जो मॉलिक्यूल्स आपको पता है रेस्ट में नहीं है, वो तो कंटिन्यूसली मोशन में होंगे। अब जो मॉलिक्यूल जाके दूसरे से टकराएगा, वो तीसरे से टकराएगा, वो चौथे से टकराएगा, तो इस तरह से जो कोलिजन चलती जाएगी, वो कोलिजन जो हो रही है, वो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स उनके पास कोई बाहर से फोर्स नहीं आ रही, बाहर से आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा नहीं कर रहे, वो मॉलिक्यूल खुद ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, एक्सटर्नल हमारे पास कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगा रही। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहा करते हैं कि ये हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे जिस तरह से आप समझ गए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स, अगर आप बात करें किसके एब्सेंस में, अगर आप बात करें एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्सेस के एब्सेंस में, जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करें फोर्स, तो उस वक्त जो आपके पास कोलिजन्स होती हैं उसको हम नाम देते हैं कि वो आपके पास है, वो जो प्रॉपर सिस्टम है उसको कहा जाता है कि वो आपके पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को बेटा आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का जिसके बारे में हमने बात करनी है, उसका नाम हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या नाम है उसका बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारे पास इस टॉपिक का नाम है जिसके बारे में हमने बात करनी है। बहुत आसान है, 1% भी मुश्किल नहीं है। वही हेडिंग्स के साथ चलाएंगे प्रॉपर। आपके पास सबसे पहली हेडिंग आएगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अच्छा याद रखिएगा, हम लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, किसका? ऑफ एन आइसोलेटेड
सिस्टम इज कंजर्व। हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व। हम यहाँ पे लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने कहा क्या कहा कि लीनियर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा रहेगा कंजर्व। मतलब क्या, मतलब ये कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम ये हमेशा कंजर्व रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात की। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है ये हमेशा कंजर्व रहेंगे, ये सेम रहेंगे, कभी भी ये चेंज नहीं होंगे। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली। हम अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। बेटा याद रखिएगा m1v1 प्लस m2v2 किसके इक्वल होती है, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। इसको हम बड़ी डिटेल से समझेंगे, इसके बारे में आप परेशान ना हो। अब एक्सप्लेनेशन कह दें, डेरिवेशन कह दें, जो आपका दिल कहता है वो कर दें, वो हेडिंग दे लें, इसमें कोई भी एतराज नहीं है। एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से। अब जरा समझ लें, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो स्मूथ बॉल्स है जिसमें से एक का मैस है m1 और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1। एक और बॉल है जो कि आपके पास है m2 और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v2। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, रट्टा नहीं लगाना, समझ लें। कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स। जिस तरह से आप लोगों ने अगर स्नोकर या बिलियर्ड बॉल्स देखे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी बॉल, बट वो रोटेट नहीं कर रही है। अगर हम रोटेट कर भी रही हैं तो हम जस्ट उनकी लीनियर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में। एक बात मजीद समझ लें बेटा, जो कोलिजन होती है उसकी दो टाइप्स होती है। कोलिजन की कितनी टाइप्स होती हैं, दो बड़ी टाइप्स होती है। जैसा कि एक आपके पास होती है हेड ऑन कोलिजन और एक आपके पास होती है ओब्लिक कोलिजन। जो हेड ऑन कोलिजन होती है वो इस तरह कोलिजन होती है जिसमें दो बॉल्स बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने टकराते हैं, उनके दरमियान में कोई एंगल नहीं होता, दैट इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। और जो ओब्लिक कोलिजन होती है वो इस तरह कोलिजन होती है कि जिसमें बॉल जाके किसी एंगल के साथ दूसरे को टकराती है। ठीक है, बहरहाल हमने कहा कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है, दूसरे का मैस m2 और वो मूव कर रही है इन अ सेम डायरेक्शन। अब हमने ये कहा, इमेजिन करें कि अगर पीछे वाली जो बॉल है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो और आगे वाली बॉल की वेलोसिटी कम हो, तो अल्टीमेट बात है ये जो बॉल्स हैं बेटा ये जाएंगी और जाकर एक दूसरे से कोलाइड करेगी। मतलब पीछे वाली बॉल जाएगी और जाके हिट करेगी किसको, आगे वाली जो बॉल है उसको हिट करेगी, जिसको आप नाम देंगे कि ये आपके पास है m2। तो इस सिनेरियो को हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हो गई बेटा कोलिजन। अब चूंकि हमारे पास ये जो कोलिजन है ये इस तरह की कोलिजन है जिसको हमने नाम दिया हेड ऑन कोलिजन। तो जो हेड ऑन कोलिजन होती है वो ऐसी कोलिजन होती है जिसके अंदर जो कोलिजन के बाद जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं होती। अब कोलिजन हो गई तो इस मैस को हम नाम दे देंगे m2, इसकी वेलोसिटी बन गई v2 प्राइम और इससे पहले वाली जो बॉल थी उसका मैस था हमारे पास m1 और इसकी वेलोसिटी है v1 प्राइम। समझ आ गई बात की। अब गौर से देखें, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज बदल जाएंगी, मतलब जस्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या बन गया v1 प्राइम और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बन गया v2 प्राइम, मतलब बदल गई। तो प्राइम जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर चेंज आ जाए। प्राइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर चेंज आ जाए। तो आई होप कि ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ गए ना इस चीज को। अब हम बात करते हैं जस्ट
डेरिवेशन करते हैं, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। वी नो दैट फ्रॉम इम्पल्स, हम इम्पल्स के फॉर्मूले को जानते हैं सारे के सारे। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा? इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि F मल्टीप्लाई बाय T इक्वल होता है mvf माइनस mvi। तो ये हमारे पास बेटा इम्पल्स का फॉर्मूला होता है mvf माइनस mvi। अब हम बात करेंगे फर्स्ट बॉल के लिए, फिर हम बात करेंगे सेकंड बॉल के लिए 4m1, फिर हम बात करेंगे किसके लिए बेटा? m2 के लिए। अब गौर से देखिए, ये वाला जो केस है ये m1 के लिए है, और कब है बेटा? ये आपके पास है इनिशियल कोलेजन से पहले, और ये वाला जो सिनेरियो है ये आपके पास है कोलेजन के बाद। मतलब ये इनिशियल कंसीडर किया जाएगा और ये कंसीडर होगा फाइनल। तो अब इसका मोमेंटम कैलकुलेट करो तो क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम क्या बन जाएगा? m1 v1 प्राइम। तो अब वैल्यूज लिखो, तो आपके पास f मल्टीप्लाई बाय t किसके इक्वल है? m1 v1 प्राइम। तो फाइनल केस इस वजह से हमने यहां पे लिखा माइनस m1 v1, क्योंकि ये इनिशियल था। तो इस तरह से हमारे पास ये इम्पल्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, जो मोमेंटम में चेंज आया किसके लिए? मैस 1 के लिए। अब हम बात करते हैं 4m2। जब आप m2 के लिए बात करोगे, अगेन वही चीज, आपके पास जो ये वाला सिनेरियो है, ये कब का सिनेरियो है बेटा? ये कोलेजन के बाद। तो मतलब m2 v2 प्राइम, और ये कौन सा है? ये फाइनल, ये इनिशियल नहीं है, ये फाइनल है, क्योंकि ये कोलेजन के बाद। और आप अगर इसको अंडरस्टैंड करो तो ये आपके पास इनिशियल है। क्यों? क्योंकि ये कैसे है? बिफोर कोलेजन, जिसको आप नाम देंगे, मोमेंटम कैलकुलेट करो तो बन जाएगा m2 v2। ठीक है भाई? तो आप अब इसको सॉल्व करो, वही इम्पल्स का फॉर्मूला जो कि आपके पास है f मल्टीप्लाई बाय t m2 v2 प्राइम, क्योंकि पहले फाइनल है, माइनस m2 v2। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए गौर से, देखो बेटा तवज्जो से सुनिएगा। जब ये दो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी, कौन सी बॉल्स भला? m1 और m2। ड्यूरिंग कोलिजन आपको पता है कि ये m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाएगी। मान लें वो फोर्स जो m1 ने m2 के ऊपर लगाई थी वो कौन सी है आपके पास? F सपोज करें। तो आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर एक बॉडी किसी और के ऊपर एक्शन करेगी तो बदले में उसके ऊपर रिएक्शन भी होगा। तो मतलब ये कि m2 अब m1 के ऊपर फोर्स लगाएगी जिसकी डायरेक्शन इक्वल, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। किसकी डायरेक्शन से? इसकी डायरेक्शन से, बट मैग्नीट्यूड दोनों की क्या हो जाएगी? सेम। मैग्नीट्यूड दोनों की क्या हो जाएगी? सेम। तो इसका मतलब ये कि m1 ने किसके ऊपर फोर्स लगाई? m2 पे, और m2 ने किसके ऊपर फोर्स लगा दी? m2 पे, जिसको आप कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो याद रखिएगा यहां पर ये जो F है ये आपके पास है फोर्स ऑन m2। ये याद रखिएगा, ये फोर्स किसके इक्वल है? किसके ऊपर है? m2 के ऊपर। किसकी वजह से? ड्यू टू m1। ये फोर्स जो m2 पर लगाने वाला कौन है? m1। और आप अगर इस f प्राइम के बारे में बात करें तो याद रखिएगा ये आपके पास है फोर्स ऑन, ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है? m1 पे, ड्यू टू m2। बदले में जब m2 फोर्स लगाएगा m1 पे तो वो कौन सी होगी आपके पास? f प्राइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वो फोर्स थी जो किसके ऊपर लग रही है? m1 पे,
और m1 पे फोर्स कौन सी लग रही है, F प्राइम, तो इसलिए हमने इसको करा कि हमारे पास F प्राइम और जो m2 के ऊपर फोर्स लग रही है वो आपके पास F है, जिसको हम लोगों ने वहां पे रिप्रेजेंट किया। अब हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो तो आपके पास कुछ यू बन जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय T प्लस, आपको पता है राइट हैंड साइड के साथ ऐड होती है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होती है, प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। ठीक है बेटा, अब गौर से देखो, इन दोनों में से आपको जो T है वो कॉमन नजर आ रहा है, हम यहां से इस T को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, F प्राइम प्लस F और T कॉमन आ जाएगा तो क्या बच गया T, इसके इक्वल है M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। ठीक है बेटा, अब वही चीज न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितनी फोर्स F प्राइम पर लगाएगा उतनी ही फोर्स F प्राइम किसके ऊपर लगाएगा बेटा, F के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो F और F प्राइम है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, बट कैसे इक्वल है, इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो अब इस केस में आप वैल्यूज रिप्लेस कर दो, F प्राइम, F की जगह क्या आ गया, माइनस F प्राइम मल्टीप्लाई बाय T, अगली चीज एज इट इज माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। आप गौर से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, T से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना फैक्टर पूरा 0, बाकी आपके पास एज इट इज M1 V1 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब देखो ये दोनों नेगेटिव है, ये इक्वलिटी की साइड पे आके पॉजिटिव, ये भी इक्वलिटी की साइड पे आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो जब ये बेटा पॉजिटिव होंगे तो फिर अब हम क्या करते हैं बोला, जब इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे तो देखते जाएं, इधर आ गया M1 V1 प्लस M2 V2, इसके इक्वल है M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। अब गौर से देखो, आपके पास ये मोमेंटम है पहली बॉल का कोलिजन से पहले, ये मोमेंटम है दूसरी बॉल का कोलिजन से पहले, मतलब आप दोनों बॉल्स का कोलिजन से पहले वाला जो मोमेंटम है उसको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास बन गया टोटल मोमेंटम। ये क्या कौन सा मोमेंटम बन गया फिर बच्चों, टोटल मोमेंटम कब, बिफोर कोलिजन। ठीक है, किसके इक्वल है, ये मोमेंटम है पहली बॉल का, बट कब है, कोलिजन के बाद। ये दूसरी बॉल का मोमेंटम है मगर कब है, कोलिजन के बाद। तो और दोनों को भी ऐड कर दिया आपने, तो मतलब ये क्या बन गया, टोटल मोमेंटम कब, आफ्टर कोलिजन। तो हम लोगों ने ये चीज देख ली, कंक्लूजन क्या निकला हमारा, हमारा जो कंक्लूजन है वो यही है कि टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसी को कहते हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा ये इतना सिंपल था, आसान सा था, मेरे ख्याल से इसमें कोई हमारे पास मुश्किल चीज नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।